हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकंड ईयर। सेम है थर्ड, एक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कोड है 3003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। अब से पहले ऑलरेडी आपके 14 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपके 14 क्वेश्चन हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा है अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, ठीक है। ये है अधिकार प्रेक्षा। ये जो क्वेश्चन है हमारा है प्रेजेंट में तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में लगा हुआ है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे संविधान के लिए भी वहां भी इसकी डिमांड रहती है और ये आता है, ठीक है। क्वेश्चन में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, ठीक है भैया, तो प्लीज कर लीजिएगा। सबसे पहले अब हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, अधिकार परीक्षा होता क्या है, ठीक है। अधिकार परीक्षा सबसे पहला पॉइंट तो लिख लो, ये केवल सरकारी लोगों पर ही लागू होता है। ये केवल या सिर्फ लिख लो, ये सरकारी लोगों पर लागू होता है। देखो, हालांकि क्वेश्चन में सारी चीज है, लेकिन पहले क्या है, मैं आपका बेस बनाना चाहता हूं। अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन को तो फिर कहानी की तरह पढ़ लोगे और आप एग्जाम भी अच्छे से कर पाओगे। तो मैं आपका पहले क्या कर रहा हूं, बेस बना रहा हूं। ये सारी चीज आपके क्वेश्चन में मिलेंगी। ये केवल सरकारी लोगों पर ही लागू होता है। दूसरी बात आते हैं, ये सरकारी प्राधिकारी पर लागू होता है। अब देखो, यहां पे दो बातें हैं। सरकारी प्राधिकारी, प्राधिकारी का क्या अर्थ होता है अब से पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार और आपको बता देता हूं। जैसे कोई अधिकारी होता है, तो हम बात सिर्फ सरकारी की करेंगे। यहां पे कोई अधिकारी है, उसे राज्य या केंद्र ने, ठीक है, जिस क्षेत्र का वो अधिकारी है, जिस क्षेत्र का, यहां पे शॉर्ट में लिख लो क्षेत्र, जिस क्षेत्र का वो अधिकारी है, उसे उस क्षेत्र की सारी शक्तियां दी जाती हैं। भाई, जिसे जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, उसे उस काम को करने के लिए सारी शक्तियां दे दी जाती हैं, ठीक है। तो जो सारी शक्तियां दी जाती हैं जिस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र के लिए, उसको प्राधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राधिकार। तो ये प्राधिकार क्या है? शक्तियां हैं। यानी कि आप अपने कार्य को जिस पद पर बैठे हो, जिस क्षेत्र में हो, आप स्वतंत्र रूप से करो, अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करो जो आपके पास है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्राधिकार। अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अगर कोई प्राधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी जिस पद पर बैठा है, जिस पद पर है, यानी या तो वो नौकरी जिस पद पर है, जैसे नौकरी, या वो टेस्ट पास करके आया है, कैसे? टेस्ट से आया है, या दूसरा निर्वाचन द्वारा आया है, ठीक है, या किसी ने नियुक्त करा है, ठीक है। अब बात आती है, उसने किसी भी प्रकार से, या अपनी डिग्रियों के द्वारा, ठीक है। डिग्री और डिक्री में अंतर है। डिग्री होती है हमारे, जो हमारी एजुकेशन की डिग्री डिग्री होती है, और डिक्री होती है कोई निर्णय जो न्यायाधीश द्वारा जजमेंट दिया जाता है, वो डिग्री होती है। ये डिग्री होती है, ठीक है। जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, उनकी जो डिग्री डिग्री आती है, ठीक है। ये एजुकेशन और ये निर्णय, जजमेंट, ठीक है। जिस पद पर वो है, चाहे वो सरकारी नौकरी है, निर्वाचन से आया है, या नियुक्त किया है, या कोई डिग्री से आया है, अगर वो
इन गलत तरीके से आया है, गलत तरीके से बैठा हुआ है, या तो उसने क्या करी है, चीटिंग की है, या उसका जो निर्वाचन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, या उसने झूठ बोला है या मिथ्या बोला है। यानी कि जिस पद पर वो बैठा है उसने उस पद को क्या है, गलत तरीके से हड़पा है। क्या करा है, गलत तरीके से हड़पा है। मतलब वो उस पद के योग्य नहीं था, ये बोल सकते हो अयोग्य था, और उसने क्या कर लिया है, पद को प्राप्त कर लिया है। तो उस स्थिति में कोई अन्य व्यक्ति ये याचिका दायर करेगा, कहां पर, या तो करेगा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जहां का वो मैटर है वहां पर याचिका दायर करेगा, और उस याचिका का नाम होगा अधिकार परीक्षा। यानी कि जिस पद पर वो व्यक्ति बैठा है उसने उस पद को गलत तरीके से हासिल किया है, झूठ बोलकर हासिल किया है, गलत दस्तावेज यानी डिग्री दिखाकर प्राप्त किया है, या गलत तरीके से उसका क्या हुआ है, निर्वाचन हुआ है। ठीक है, इस आधार पर उस व्यक्ति को उस पद से क्या है, हटाया जाएगा और बोला जाएगा ये इस पद के योग्य नहीं था और ये गैर कानूनी रूप में इस पद को लिए बैठा है। क्या है, गैर कानूनी तौर पर लिए हुए है, अयोग्य है। तब उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा, जिस कोर्ट का मैटर होगा, उस न्यायाधीश द्वारा जांच पड़ताल के बाद उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाएगा। यही होता है अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा जो डालेगा वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, दोनों व्यक्ति ही क्या है, याचिका दे सकते हैं। और याचिका किसके ऊपर दी जा सकती है, सिर्फ सरकारी व्यक्ति के लिए। ये काम किसके ऊपर करती है, सिर्फ सरकारी व्यक्ति के ऊपर काम करती है। लेकिन याचिका प्राइवेट या सरकारी दोनों में से कोई दे सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति धोखेधड़ी से किसी पद को प्राप्त कर लेता है जो सरकारी पद है और उसके वो योग्य नहीं था, तो उसे हटाया जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारी पीडीएफ नोट्स परचेज करने हैं तो वो परचेज कर सकता है, जैसे मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स। आप 499 का पेमेंट करके इनको परचेज कर सकते हो। ठीक है, अपने पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अधिकार परीक्षा लेख से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति, उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, यह किन आधारों पर जारी किया जा सकता है। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। अधिकार परीक्षा का अर्थ, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है कि किस अधिकार द्वारा, अर्थात आपका प्राधिकार क्या है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, प्राधिकार का अर्थ क्या होता है, आपको कौन सी शक्तियां हैं जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, या आपका अधिकार क्या है, आप यहाँ किस उद्देश्य से बैठे हो और आपकी क्या योग्यता है, वो बताइए आप। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कोई लोकपद हड़प लेता है, यानी कोई लोकपद जो सार्वजनिक रूप में कार्य करता हो और वो पद कैसा हो, सरकारी हो, तो उस पद पर बने रहने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा की रेट जारी की जाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया है, कोई व्यक्ति धोखेधड़ी से, जालसाजी से, 420 से या बेईमानी से, गैरकानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है तो उसके खिलाफ है
अधिकार परीक्षा की रिट जारी करके उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अधिकार परीक्षा की रिट किसी सारवान प्रकृति के लोक पद को धारण किए जाने पर ही जारी की जाती है। यह किसी प्राइवेट स्वभाव वाले पद के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ ही लागू की जाती है, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ लागू नहीं की जाती है। आगे चलते हैं। अधिकार परीक्षा की प्रकृति। यह एक न्यायिक आदेश है। मतलब इसकी प्रकृति क्या है, मतलब कैसे कार्य करेगी। ये जो आदेश दिया जाएगा ये एक न्यायिक आदेश है, यानी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जज जो होते हैं, माननीय न्यायाधीश जो होते हैं, उनके द्वारा ये आदेश आता है, जो उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ जो किसी लोक पद को गैरकानूनी तरीके से प्राप्त करता है या हड़प लेता है। भाई कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं दबंगाई तौर पर पद को हासिल कर लेते हैं। अगर चुनाव चल रहे हैं तो दबंगाई दिखाई, जबरदस्ती से अपनी तरफ वोटें करा ली, तो उस तरीके से भी हो सकता है। हड़प लेता है, यह बताने के लिए जारी किया जाता है कि किस प्राधिकार से वह उस पद का हकदार है। यह लेख अधिकार रूप में जारी कराया जा सकता है, बल्कि यह न्यायालय के विवेकानुसार जारी किया जाता है। भाई आपका कार्य क्या है, आपने याचिका देनी थी, अधिकार परीक्षा की आपने याचिका दी थी। अब जिस व्यक्ति पर आपको डाउट है उसे पद पे रखा जाए या हटाया जाए, उसने जो पद ग्रहण किया है वो कानूनी है या गैर कानूनी है, ये आदेश देगा न्यायालय। कौन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो उसकी जांच करेंगे और उसके बाद वो आदेश देंगे। आपका जो कार्य था आपने कर दिया है, आपने अधिकार परीक्षा लगा दी है। उच्च न्यायालय प्रार्थी के आचरण तथा आशय की जांच करने के बाद अपने विवेकानुसार अधिकार परीक्षा रिट को मंजूर करेंगे। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या था कि उस व्यक्ति की जानकारी देना, उसको उस पद से हटाना जो उसने गैर कानूनी तरीके से या बेईमानी के अनुसार हड़प लिया है। ठीक है, अब न्यायालय अपना कार्य करेगा, आपका जो कार्य था खत्म हो गया। आगे चलते हैं। मंजूर करने से इनकार कर सकता है। देखो, या तो आपने अधिकार परीक्षा दिया है, भाई ये तो न्यायालय का अधिकार है कि उसे मंजूर करे या नहीं। अब उसे पहले जांच पड़ताल करेगा या आपकी याचिका को स्टार्टिंग में सुनेगा कि आपकी याचिका किस प्रकार की है, तो उसे तुरंत ही निरस्त कर सकता है या फिर उस पर जांच पड़ताल के बाद देखेगा। बशर्ते कि प्रार्थी के विषय में यह पता चलता है कि उसने बाहरी बातों से प्रभावित होकर याचिका दायर की है, न कि जनहित से प्रभावित होकर। अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति से सुनकर कि भाई एक व्यक्ति है ए नाम का, उसने जो पद ग्रहण किया है वो गैर कानूनी तरीके से या दबंगाई तरीके से हड़प रखा है, गलत दस्तावेज दिखाकर ले रखा है, आपने सुना है केवल, और आपने क्या करा, अधिकार परीक्षा न्यायालय में दे दी, तो वहां पर क्या है, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने जो सुना है वो किसी एक व्यक्ति से सुना है, जो आपने जन समुदाय से नहीं सुना है। ठीक है, नहीं आपने वहां पे जाकर पहले जांच पड़ताल की है। भाई अगर हम किसी के ऊपर अधिकार परीक्षा लगाएंगे तो पहले हमें तो श्योर होना चाहिए, हम तो पक्के होने चाहिए कि भाई जिसके ऊपर हम अधिकार परीक्षा लगा रहे हैं उसने 101% गैर कानूनी तरीके से ही पद को ग्रहण किया है। आपने क्या करा कि किसी अन्य से सुन लिया कि गैर कानूनी तरीके से पद हासिल किया, नहीं, आपने खुद देखा हो, वहां पे जांच पड़ताल की हो, या आपने किसी जन समुदाय से संपर्क करके निर्धारित किया हो। ठीक है, नहीं तो आपकी जो याचिका है स्टार्टिंग में ही खारिज कर दी जाएगी। आगे चलते हैं। अधिकार परीक्षा लेख की उत्पत्ति और विकास। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से आपका जो क्वेश्चन 10 नंबर में आ सकता है, 20 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, 5 नंबर में भी आ सकता है। आप ये ना सोचना कि क्वेश्चन सिर्फ अधिकार परीक्षा लिख के आएगा, तो वहां पे अधिकार परीक्षा की प्रकृति, उत्पत्ति और विकास ये लिख के आ जाएगा और आपको वहां पर करना होगा। डिपेंड करता है वो आपको 5,
10 या 20 में देता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। और यहां से क्वेश्चन आपका ज्यादा बार पूछा गया है उत्पत्ति और विकास से, ठीक है। अधिकार प्रेक्षा एक कानूनी लेख है। इसकी उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में हुई। 18वीं शताब्दी में इसका प्रयोग सम्मति मताधिकार की वैधता को आंकने के लिए किया जाता था। इसका जन्म इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लस्टर द्वारा हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस समादेश का प्रयोग 1894 में कोकहिल मामले में किया गया, ठीक है। कोकहिल कलकत्ता कॉरपोरेशन के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे, जिसमें उनका आवेदन पत्र सक्षम मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और समर्पित किया गया था, ठीक है। एक कोकहिल थे, कलकत्ता के थे, उनका जो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे, जहां पर मतगणना होती है उनके लिए मतगणना की गई। और जो मतगणना थी वो क्या थी, राइट थी, सही तरीके से की गई थी। लेकिन होता क्या है आगे देखते हैं। परंतु उसमें से कुछ नाम मतदाता सूची में नहीं थे, मतलब जिन लोगों ने उनको निर्वाचन के लिए अपने मत दिए थे वो निर्वाचन सूची में ही नहीं थे, ठीक है। इस संबंध में अधिकार प्रेक्षा लेख की प्रार्थना की गई, किंतु न्यायालय ने इसे जारी करने से मना कर दिया। इस समादेश का प्रयोग बहुत ही कम मामलों में किया जाता है। मतलब एक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे, उनका जो मतदाताओं के द्वारा निर्वाचन हुआ था, बाद में किसी ने अधिकार प्रेक्षा रिट लगाई कि ये जो नियुक्त हुए हैं इस पद पर, ये फर्जी वोटों द्वारा मतदाताओं द्वारा नियुक्त हुए हैं। उस प्रकार जो न्यायालय था निर्णय दिया कि इस प्रकार की जो रिट है हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसे निरस्त कर दिया, ठीक है। और ये कहा कि ये जो रिट है, इस प्रकार की जो रिट है, ये बहुत ही कम मामले में, ये बहुत ही ज्यादा रेयर केसों में दी जाती है, जो बहुत ही गंभीर प्रकार के केस होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही होती हैं, ठीक है। सन 1894 के बाद 1947 में हामिद हसन नोमानी, बनवारी लाल राय आदि में इस समादेश को जारी किया गया। किंतु इसके विरुद्ध अपील में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि ऐसे आदेश विभिन्न उच्च न्यायालयों केवल अपने आरंभिक स्थानीय दीवानी क्षेत्राधिकार के अधीन प्रेसिडेंसी नगरों के उत्पन्न मामलों में ही जारी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले 1894 में लागू हुआ भारत में, उसके बाद 1947 में लागू हुआ था। आगे चलते हैं। परंतु क्षेत्रीय सीमाएं स्थानीय महत्व की रह गई हैं, क्योंकि वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 द्वारा यह लेख संपूर्ण भारत में विद्यमान है, ठीक है। अमरेंद्र चंद्र बनाम नरेंद्र बासु 1953 कलकत्ता। अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अनुसार आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हो अपने अधिकार परीक्षा रिट को लेकर। ये एक केस दिया हुआ है, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं। अगर आप केस की मात्रा वहां पर 2 या 3 करते हो, अच्छी डेफिनेशन और हेडिंग्स लिखते हो, ब्लैक एंड ब्लू पेन का अच्छे से इस्तेमाल करते हो, तो आपके ज्यादा नंबर आने के क्या रहते हैं, चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये केस है। आगे देखते हैं। कलकत्ता में कहा गया कि भारत में ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक तो नहीं, फिर भी कई महत्वपूर्ण मामलों पर यह निर्णय किया गया है। यह उपाय मात्र लोकपद के लिए उपलब्ध होता है और किसी प्राइवेट संस्था जैसे किसी विद्यालय की कार्यकारिणी समिति के लिए उपलब्ध नहीं होता। इसमें बोला गया था कि सबसे पहले तो यह है कि भारत के अंतर्गत इस प्रकार के जो मामले हैं वो बहुत कम आते हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ सरकारी पदों के ऊपर ही लागू किया जाता है, प्राइवेट संस्थाओं के ऊपर यह लागू नहीं होता है, ठीक है।
अधिकार परीक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकता है? जैसा कि हमने भी स्टार्टिंग में बताया था, यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अधिकार परीक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से पीड़ित ना रहा हो या मामले में हितबद्ध ना रहा हो। मतलब कोई पीड़ित व्यक्ति है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है आपने जिस पद को ग्रहण किया है, भाई ए है और एक बी है और एक पद है कोई, ठीक है। हम बात करते हैं, चलो कुर्सी मान लो, कोई कुर्सी है, पद है। ए जो है गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, तरीके से इस पद पर, इस कुर्सी पर बैठ गया है, जबकि इस पर बैठने का और हकदार कौन था? बी था। भाई इसने गैर कानूनी तरीके से, गलत दस्तावेजों से, गलत निर्वाचन द्वारा, ठीक है, ये पद ग्रहण कर लेता है, लेकिन अधिकारी कौन था? बी था। तो बी जो है अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए अधिकार परीक्षा की क्या है? रिट दे सकता है, ठीक है। या तो ये दे सकता है बी जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, या कोई अन्य व्यक्ति इसके परिवार से दे सकता है, कोई समाज का व्यक्ति दे सकता है, कोई और व्यक्ति अन्य कोई भी दे सकता है कि भाई ये जो व्यक्ति यहां पर बैठा है ये गलत तरीके से बैठा है, इसे हटाओ यहां से। अधिकार परीक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से पीड़ित ना रहा हो। यानी जैसा कि अभी मैंने बताया था, बी क्या था? पीड़ित व्यक्ति था, या मामले में हितबद्ध ना रहा हो। अधिकार परीक्षा लेख की कार्यवाही किसी ऐसे संबंधी द्वारा भी प्रारंभ की जा सकती है जो उस मामले में हितबद्ध नहीं है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, जैसे बी है, बी के अधिकारों का हनन हुआ है, और बी का कोई अन्य व्यक्ति है, संबंधी है, परिवार वाला है, वो भी इसको डाल सकता है अधिकार परीक्षा रिट को। उस मामले में हितबद्ध नहीं है और न ही उस व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पद धारण किए जाने से प्रभावित हुआ है। मतलब कोई सरकारी पद है, उसको किसी ने गैर कानूनी तरीके से हासिल कर लिया है, और जिसका अधिकार था उसका कोई भी सदस्य या खुद स्वयं अधिकार परीक्षा की रिट दे सकता है, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति क्यों ना हो, वो रिट दे सकता है, ठीक है। वेंकटराय बनाम शिवरामा 1961 में न्यायालय ने यह निश्चित किया कि जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर की गई नियुक्ति की वैधता के संबंध में आपत्ति करता है, जो चाहे उस व्यक्ति के मूल अधिकार या अन्य वैध अधिकार का उल्लंघन हुआ हो या न हुआ हो, ठीक है। यहां पर बोला है, यहां पर वो व्यक्ति अपनी याचिका दे सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, या उससे संबंधित व्यक्ति है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसके परिवार वाले, कोई समाज वाले, कोई अन्य व्यक्ति याचिका दे सकता है। उसकी आपत्ति अधिकार परीक्षा लेख की कार्रवाई में विचारणीय होगी। मतलब अगर आप कोई अन्य व्यक्ति याचिका देता है तो विचारण के लिए जाएगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसे देखेंगे। इसका कारण यह है कि इस रिट की कार्रवाई में आवेदन अपने किसी अधिकार के इस प्रकार लागू किए जाने की बाधा नहीं करता और न ही वह अपने पक्ष में किसी कर्तव्य के पालन किए जाने की शिकायत करता है। विवादास्पद विषय तो लोक पद को धारण करने वाले व्यक्ति को उस धारण करने का अधिकार है, ठीक है। यहां पर बोला है कि जो अन्य व्यक्ति है उसे कोई लालच नहीं है कि मैं उस पद पर जाकर बैठूं। अगर कोई अन्य व्यक्ति है, अगर बी के अधिकारों का हनन हुआ है तो बी तो कह सकता है कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है, आप इस पर किसी अच्छे व्यक्ति को नियुक्त करो, या मुझे लालच नहीं है लेकिन ये जो बैठा है इसे तो हटाओ यहां से। तो एक लालच के स्वरूप वो याचिका नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि आपने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है वो गैर कानूनी तरीके से बैठा है, उसे हटाओ, या तो मुझे नियुक्त करो, या कोई अन्य व्यक्ति उस परिवार से रिट दे रहा है तो उसे तो कोई लालच है नहीं कि मैं इस पद पर जाकर बैठूंगा। भाई वो भी तो अयोग्य हो सकता है, जो अधिकार परीक्षा की रिट दे रहा है उसे लालच नहीं है, लेकिन उसका कहने का उद्देश्य है कि आप गैर कानूनी तरीके से जो व्यक्ति बैठा है उसे हटा दो, ठीक है।
अधिकार परीक्षा जारी किए जाने के आधार, यह प्रसन्नगत पद एक सार्वजनिक पद हो, मतलब जिस पद के लिए आप अधिकार परीक्षा की रिट दे रहे हो वो एक सार्वजनिक पद हो, यानी सरकारी पद हो जो समाज के लिए कार्य कर रहा हो। ठीक है, सरकारी पद, उसी के लिए आप याचिका दे सकते हो। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि प्रसन्नगत लोक पद का एक सारवान प्रकृति का होना चाहिए, मतलब सबसे पहले ये बात सत्य होनी चाहिए कि ये अधिकारी सरकारी है और इसने लोक पद जो ग्रहण किया है वो गैर कानूनी है। सबसे पहले तो ये देखो क्या कि वो लोक पद हो, ठीक है, दूसरा वो सरकारी हो, तीसरा वो गैर कानूनी तरीके से पाया हो, ठीक है, चौथा आपको सारवान तथ्यों का मालूम हो कि हाँ भाई किस कारण से ये नियुक्त हुआ है, सारवान तथ्यों का पता हो। फिफ्थ नंबर पे आप अधिकार परीक्षा की रिट दे सकते हो। ठीक है भाई, यदि वह प्राइवेट प्रकृति का है तो यह लेख जारी नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक समिति के सदस्यों के विरुद्ध इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लोक प्रकृति का पद धारण नहीं करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ सरकारी पदों के लिए ही होता है, प्राइवेट पदों के लिए नहीं। लोक पद का अर्थ संविधान में नहीं दिया गया है, परंतु किसी पद को लोक पद उस समय समझा जाता है जबकि उस पद का कर्तव्य लोक प्रकृति का होता है। मतलब सरकार, मतलब संविधान के अंतर्गत लोक पद का कोई अर्थ, मतलब कोई परिभाषा नहीं दी गई है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन लोक पद वो होता है जो जन समुदाय के लिए, यानी जनता के लिए, सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है, उसको लोक पद कहते हैं। जबकि उस पद का कर्तव्य लोक प्रकृति का होता है या उस पद में जनसाधारण का हित होता है या उस पद का संविधान या संविधि द्वारा होता है। इस वास्ते निम्नलिखित व्यक्तियों को लोक पद का धारण करने वाला माना जाता है, जैसे सरकारी अधिवक्ता जो सरकारी वकील होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष, दूसरे नंबर पे विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, मंत्री व मुख्यमंत्री, मेयर व म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य। इस प्रकार से जो पद होते हैं, ये मोटे तौर पर कुछ पदों को गिनाया गया है जो सभी के लिए कार्य करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय या एक धर्म या एक पंथ के लिए कार्य नहीं करते हैं, ये संपूर्ण समुदाय के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, संपूर्ण समाज के लिए कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है लोकपद बिना कानूनी प्राधिकार के धारण किया जाना चाहिए। ठीक है, इस लेख को जारी करने के लिए आवश्यक है कि पद उस व्यक्ति द्वारा धारण किया गया हो जो विधिक रूप से उसे धारण करने के योग्य न हो। मतलब जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जैसे ए है और बी है। ए कैसा व्यक्ति है? योग्य व्यक्ति है, इसके पास सभी योग्यता है या ये सही तरीके से निर्वाचन होकर आया है। लेकिन जो ए है इसने गैर कानूनी तरीके से पद को हासिल किया है, ये अयोग्य है, तब अधिकार परीक्षा रिट दे सकते हो। और देखो, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, एग्जाम्पल आपके हजारों हजार हो सकते हैं, ये नहीं कि आप एक ही एग्जाम्पल को लेकर बैठ जाओ। दूसरी बात, अगर सभी चीजों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो कम से कम 10-15 घंटे लग जाएंगे अधिकार परीक्षा को पढ़ाने में। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है अपना पेपर। हमें 20 नंबर का पेपर क्वेश्चन आएगा, उसमें हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, हमें उस बेस को क्लियर करना है। ठीक है भैया, चलो चलते हैं आगे। न हो या उस पद पर उसकी नियुक्ति में किसी सांविधि उपबंध का उल्लंघन हुआ हो जिससे कि उस पद के लिए उसका हक अवैध हो गया हो। मतलब जिस पद को उसने ग्रहण किया है वो गैर कानूनी तरीके से हो, यानी उसने संविधान का उल्लंघन कर उस पद को प्राप्त करा हो। लोकपद अवैध रूप से धारित किया जाना चाहिए। यहां पे फिर बोला है, जो लोकपद किया
प्राप्त किया है वो अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो, बेईमानी से, धोखेधड़ी से, गैर कानूनी से प्राप्त किया गया हो। यदि लोकपद का धारण किया जाना अवैध ना हो, केवल अनियमित हो, तो इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता। देखो, यदि लोकपद का इस रिट को जारी करने के लिए आवश्यक है कि संविधान या किसी संविधि के आवश्यक उपबंधों का उल्लंघन हुआ हो। ये नहीं है कि अनियमितता दिखा दो कि भाई इन्होंने जो कार्य करा है वो नियम के विरुद्ध किया है, नहीं। आपको अनियमितता तब दिखानी है कि जब आपने संविधान का उल्लंघन किया हो, गैर कानूनी तरीके से पद हासिल किया हो, आपने बहुत ज्यादा बेईमानी की हो। ठीक है। कब अधिकार परीक्षा लेख जारी नहीं किया जाएगा? नंबर 1, जहां केवल तय करने का उद्देश्य हो, जहां याची सहमति सूचक रहा हो, जहां निर्वाचन में मात्र अनियमितता हो, जैसा कि अभी बताया है, जहां प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपबंध हो। ठीक है। ये कुछ कारण थे जहां पर इस प्रकार के अधिकार परीक्षा रिट जारी नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी कारण से कोई त्रुटि रह जाती है, समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज कमेंट करना और वीडियो का टाइम बता देना कि सर कहां से आपको समझ में नहीं आया है। तो मैं 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाकर आपको फिर दोबारा से डाल दूंगा, जहां से आपका डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। आपने मुझे अच्छे से सुना है, वीडियो को अंत तक देखा है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।